नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जब कोई जुर्म होता है तो कानून का पूरा सिस्टम हरकत में कैसे आता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के जरिए ठीक इसी सिस्टम के दिल में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, हम सब के लिए इसे समझना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2024 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने एक नया अध्याय शुरू किया। इसी दिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS लागू हुई, जिसने दशकों पुराने कानूनों की जगह ली। तो असल में बदला क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले संहिता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि अपराध होने पर प्रोसेस कैसे शुरू होता है, जांच और अन्वेषण में क्या फर्क है ये जानेंगे, कोर्ट की कुछ जरूरी टर्म्स सीखेंगे और आखिर में इस सिस्टम के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी भूमिकाओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, संहिता का परिचय। इस नए कानून की बुनियाद को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी कानूनी कहानी की शुरुआत होती है एक अपराध से। BNSS के मुताबिक ये कोई भी ऐसा काम है या काम न करना है जिसके लिए कानून में सजा तय है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ बड़े जुर्मों तक ही सीमित नहीं है, इसमें पशु अत्याचार अधिनियम जैसे मामले भी शामिल हैं। मतलब जानवरों के किसी की जमीन पर घुसपैठ करने जैसे छोटे मामले भी। इससे पता चलता है कि ये कानून कितना बड़ा दायरा कवर करता है। तो ठीक है, मान लीजिए एक अपराध हो गया, अब क्या? कानून इस पर कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, ये सब कुछ अपराध के टाइप पर निर्भर करता है और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, अपराध और प्रक्रिया की शुरुआत। सबसे पहले आते हैं संज्ञेय अपराध। आप इन्हें गंभीर अपराधों की तरह सोच सकते हैं, जैसे कि चोरी, मारपीट या डकैती। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मैजिस्ट्रेट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वो पावर है जो उन्हें समाज की सुरक्षा के लिए तेजी से एक्शन लेने की ताकत देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक सीधा सा फर्क है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस के हाथ खुले हैं, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। लेकिन असंज्ञेय यानी कि जो कम गंभीर अपराध हैं, उनके लिए पुलिस को पहले मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़ती है। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। लेकिन सोचिए, अगर कोई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता तो क्या कोई और रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तब वो सीधे मैजिस्ट्रेट के पास परिवाद या कह लीजिए एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आम नागरिकों को पुलिस को बाईपास करके सीधे न्यायपालिका तक पहुंचने का रास्ता देता है। ठीक है, अब वक्त है कानूनी दुनिया के दो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्दों का सामना करने का, जांच और अन्वेषण। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर असल में ये बहुत अलग है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये फर्क बहुत ही जरूरी है। देखिए, अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन वो काम है जो पुलिस करती है। सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना, ये जासूसी वाला काम है। वहीं दूसरी तरफ जांच या इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसेस है, जिसे जज या मैजिस्ट्रेट करते हैं। वो ये देखते हैं कि पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उनमें कितना दम है। एक का मकसद सबूत जुटाना है, दूसरे का मकसद सच्चाई का पता लगाना। और यहीं पर BNSS असल में 21वीं सदी में कदम रखता है। ये कानून अब ऑफिशियल तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तेज प्रक्रिया, कम कागजी कार्रवाई और उम्मीद है कि एक ज्यादा कुशल न्याय प्रणाली। चलिए अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर कोर्ट रूम में कदम रखते हैं। यहाँ की भाषा बिल्कुल बदल जाती है और दांव भी ऊंचे हो जाते हैं। आइए यहाँ इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। जमानत, ये शब्द हम फिल्मों में, न्यूज में हर जगह सुनते हैं, पर असल में इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये कोर्ट के इस वादे पर मिली एक अस्थायी रिहाई है कि आप सुनवाई के लिए वापस आएंगे। कम गंभीर जमानतिया अपराधों में ये एक अधिकार की तरह है, लेकिन ज्यादा गंभीर अजमानतिया अपराधों के लिए ये पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है। और ये सब एक बंध पत्र या वादे पर टिका होता है, जिसमें कभी-कभी किसी और की गारंटी भी लगती है। कोर्ट में मामलों को भी दो तरीकों से बांटा जाता है।
वारंट मामले वो होते हैं जो गंभीर होते हैं, जिनमें सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। और इनके अलावा बाकी सब समन मामले हैं। ये फर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि कोर्ट उस केस को कैसे हैंडल करेगा। उसकी प्रक्रिया से लेकर सबूतों के नियमों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। जब पुलिस को लगता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो कोर्ट आरोप तय करती है। इससे आप मुकदमे का रोड मैप समझिए। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि अभियुक्त पर किस जुर्म का इल्जाम है और अब उसे अपना बचाव किस बात के खिलाफ करना है। कानून सिर्फ नियमों और किताबों के बारे में नहीं होता, ये लोगों के बारे में होता है। तो हमारे आखिरी खंड में चलिए इस सिस्टम को चलाने वाले मुख्य किरदारों से मिलते हैं। हर पुलिस स्टेशन का एक बॉस होता है, भारसाधक अधिकारी या ऑफिसर इंचार्ज। वही उस थाने का इंचार्ज होता है। और कानून भी बड़ा प्रैक्टिकल है। अगर वो मौजूद नहीं है तो अगला सीनियर अफसर, जो कांस्टेबल रैंक से ऊपर हो, उसकी जगह ले लेता है। ये इसलिए ताकि हर वक्त कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर हो। जब किसी पर जुर्म का आरोप लगता है तो उसका मुकाबला सिर्फ एक इंसान से नहीं, बल्कि पूरे स्टेट यानी सरकार से होता है। और सरकार की तरफ से कोर्ट में केस कौन लड़ता है? लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये वो वकील होते हैं जिनका काम अदालत में सरकार का पक्ष रखना और केस को साबित करना होता है। और आखिर में वो इंसान जिसके लिए पूरा सिस्टम बना है, पीड़ित। कानून ये मानता है कि हर जुर्म की एक इंसानी कीमत होती है और पीड़ित सिर्फ वो नहीं है जिसे सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा हो, बल्कि इसमें उसका परिवार और उसके कानूनी वारिस भी शामिल हैं। ये एक जरूरी याद दिलाता है कि इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में इंसाफ की तलाश करते असली इंसान हैं। तो अपराध से लेकर पीड़ित तक, जमानतीय से लेकर संज्ञेय तक हमने आज काफी कुछ कवर किया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नींव के पत्थर हैं। इन्हें समझना ही इस जटिल सिस्टम को नेविगेट करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये नई, ज्यादा विस्तृत कानूनी भाषा एक आम नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगी या अनजाने में इसे और भी जटिल कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।